नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के पुराने सदस्यों के साथ ही नए जुड़े सदस्यों का भी स्वागत है। आज हम शब्द विन्यास 666 पर हिंदी उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 21वां अंक सुनेंगे, जिसे लिखा है सुश्री उषा प्रेमवदा जी ने। तो आज का अंक सुनना प्रारंभ करें। सुबह शहनाई की आवाज सुनते ही सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। आज शाम नीरू विदा हो जाएगी। अम्मा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, पर खाली बैठने पर वह नीरू को याद करेंगी और रोएंगी। शादी की हलचल में सुषमा ने कोई भाग न लिया था। घर में निकट के आदमियों को छोड़कर अधिक मेहमान नहीं आए थे। सारा काम परिचित ही संभाल रहे थे। मोहल्ले पड़ोस के बच्चे ही हर समय कोलाहल मचाया करते। सुषमा 5 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। रुपए उसने पहले ही भेज दिए थे, जिससे अम्मा तैयारी कर सकें। सुषमा को देखकर कृष्णा मौसी अचरज से बोली, क्या बात है सुषमा, तुम्हारे चेहरे की तो छवि ही चली गई। अभी गर्मियों में आई तब तो भली चंगी थी। सुषमा फीकी सी हंसी। मामी बोली, मैं तो कहूँगी कि एक लड़की का गला काट दूसरे का ब्याह रचाकर बड़ी बीबी ने अच्छा नहीं किया। सुषमा के कंधे पर 6,000 रुपए का बोझ डालना कहाँ का न्याय है। उनकी बात का उत्तर किसी ने नहीं दिया। मामी ने आगे पूछा, कैसे भरा जाएगा यह रुपया? हर महीने देना होगा, सुषमा ने कहा। हर महीने किस्तें देकर किसका पेट काटोगी? अपना ही ना। अम्मा व्यस्त सी कमरे में आ गई। अरे, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अभी तक हलवाई ही नहीं आया, कैसे क्या होगा? और हाथ नचाती हुई बाहर चली गई। आजकल तो कोई भाई भी अपनी बहन के लिए इतना ना करे। हैं तो हमारे अशोक हमसे ही पैसे झटकते रहते हैं, मामी ने कहा। थकी सुषमा दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। सुभाष अपना ट्रांसफर दिल्ली करवाना चाहता था और वहीं फर्नीचर खरीदकर दे देने की बात थी। बरामदे में मोहल्ले की कुछ लड़कियां गा बजा रही थीं। उन्होंने नीरू को जबरदस्ती अपने मध्य में बिठा रखा था। पड़ोसिन भाभी ने मंद स्वर में एक पंक्ति गाई, जिसे सुन सब लड़कियां हंस हंस कर एक दूसरे पर गिरने लगीं और नीरू लाल हो आई। सुषमा का मन बिल्कुल रीता था, कहीं कोई हिलोर भी नहीं। विवाह की सारी खुशी उसे अछूता छोड़ गई थी। इधर काफी दिन से उसकी तबीयत गिरी गिरी सी थी। कभी कभी बुखार भी आ जाता था। ऐसे में नीरू के विवाह की जल्दी उसे खल गई। पर अब काम करना ही है, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। अम्मा के खत पर खत आते गए कि सुभाष के परिवार वाले 5,000 रुपए और 3,000 ऊपरी खर्च पर शादी करने को तैयार हैं। 2,000 का प्रबंध बाबू कर लेंगे, पर बाकी का सुषमा को करना पड़ेगा। सुषमा ने अपने पास इकट्ठा हो गया रुपया बैंक से निकाल लिया और बाकी प्रोविडेंट फंड से कर्ज ले लिया। नीरू की विदा के बाद अम्मा सुषमा के साथ जाने वाली मिठाई बांध बूंद रही थी।
खूब रो चुकी सुषमा की आंखें कड़वा रही थीं। जाने के समय नीरू जिस प्रकार रोकर उससे लिपट गई थी, उससे सुषमा का हृदय फटने लगा। उसने मन ही मन नीरू को न जाने कितनी आशीषें दे डाली और नीरू के चले जाने पर बरामदे में अकेले खड़े बृजमोहन को आंखें पोंछते देख सुषमा के आंसू भी उमड़ पड़े। पकड़े जाने पर खिसियाया सा बृजमोहन बोला, घर में बड़ा सन्नाटा लगेगा जीजी। सुषमा अंदर आकर अपना सामान बटोरने लगी। कृष्णा मौसी दरी पर बैठी थी। कमरे में सुषमा को अकेले पाकर बोली, अच्छा सुषमा, तुम नील को शादी क्यों नहीं करने देती? कृष्णा मौसी की बात को समझी नहीं, ऐसा दिखावा न करते हुए सुषमा ने कहा, मौसी, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मौसी उठकर बैठ गई। लखनऊ में नील की माँ मुझसे आकर झगड़ भी गई। कहने लगी कि तुम्हारी भांजी के पीछे नील शादी नहीं कर रहा है। मैं तो हक्की बक्की उनकी बात सुनती रह गई। लोगों की बातें सुनती जाओ मौसी, अगर ऐसी बातें ना करेंगे तो लोग जिएंगे कैसे? सुषमा ने तहाए हुए कपड़े संदूक में रखे। क्या यह सच है कि वह तुम्हारे पास बहुत आता है? अब नहीं आता। अब आए तो दुत्कार देना। हाँ भला, उसकी माँ और बहनें तुम्हें बदनाम करती घूमे, यह मुझे नहीं रुचता। दुत्कार दूंगी, सुषमा ने कहा और संदूक का ढकना जोर से बंद कर दिया। सुषमा, कैसे लेटी हो मुन्ना? अम्मा ने टोकरी रखकर पूछा। फिर वह सुषमा के पास आकर बैठ गईं और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। एक बड़ी सी सिसकी से सुषमा का शरीर हिल उठा। वह अम्मा की गोद में सिर रखकर लेट गई और निःशब्द रोती रही। अम्मा ने बड़े द्रवित कंठ से कहा, चुप हो जा बेटा, क्या मैं तेरा दुख समझती नहीं? आखिर माँ हूँ। सुषमा को ऐसे लेटकर अपूर्व शांति मिल रही थी। वह जैसे इस सुख को भूल चुकी थी। पार्टी समाप्त हो चुकी थी। बैरे खाली बर्तन समेट रहे थे। सुषमा का सारा घर प्रकाश से जगमगा रहा था। अतिथि जा रहे थे और नवविवाहिता नीलू बधाइयों और शुभकामनाओं के भार से लदी सलज्ज मुस्कान से सबको विदा दे रही थी। मिसेस पुरी ने बड़ी आत्मीयता से सुषमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी बहन और उसके पति को देख बड़ी खुशी हुई सुषमा। सुषमा उत्तर में मुस्कुरा दी, वह मुस्कान जो उसके होठों तक ही रह गई थी। उसकी आंखें सब ओर घूम रीति ही लौट आईं। मिसेस पुरी, रोमा, मिस शास्त्री, नीरू और उसका पति सुभाष, पर नील कहीं न था। नीरू के विवाहोपलक्ष्य में सुषमा ने पार्टी दी थी और अपने सभी परिचितों को बुलाया था, पर नील नहीं आया। सुषमा ने गहरे पीले रंग की साड़ी पहनी थी, उसी रंग का ब्लाउज, केवल बाहों पर बैगनी और बॉर्डर। उसका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक पीला लग रहा था और आंखें अधिक काली और तरल। सुषमा के अतिथियों ने आपस में कहा कि नील से संबंध तो
उसने समझदारी का काम किया है। सुषमा भली ही होती है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। अभी ही उसने अपने प्रोविडेंट फंड से ऋण लेकर छोटी बहन के विवाह का प्रबंध किया है। इस आयु में ऐसे बचकाने रोमांस नहीं सोहते। उन सबों के जाने के बाद सुषमा मीनाक्षी के कमरे में चली गई। विवाह के कुछ दिन बाद ही सुभाष नीरू को लेकर दिल्ली घूमने आया था। यह स्वाभाविक ही था कि वे सुषमा के पास ठहरते। नीरू को संकोच न लगे, इसलिए सुषमा अपने घर कम ही रहती। उसका अधिकांश समय मीनाक्षी के पास बीत जाता। उसके कमरे में तख्त पर आंखें मूंदकर वह घंटों निष्प्राण सी पड़ी रहती। उस दिन का गया नील फिर कभी नहीं लौटा। कुछ दिन अवसन्न और क्लांत पड़े रहने के बाद सुषमा ने जाकर प्रिंसिपल से कह दिया था कि यदि उन्हें नील के कॉलेज आने पर आपत्ति है तो वह नहीं आएगा। उन सबको नील के संबंध में गलतफहमी हुई है। प्रिंसिपल से बात कर वह अपने ऑफिस में आ गई और इतने दिनों का इकट्ठा हो गया काम देखने लगी। स्टेनो को बुलाकर उसको कई ज़रूरी पत्र लिखवाए। कई बिल थे, उनके लिए चेक पर दस्तखत किए और अचानक ही उसकी आंखों में आंसुओं की एक परत उतर आई। हमारा आज का अंक यही समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? सुनकर हमें सुझाव और अपने विचार ज़रूर दें। पसंद आने पर लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले अंक तक विदा। धन्यवाद।